मिसेस फ्लोबी को मालूम नहीं था कि मामला इस कदर भयानक सूरत अख्तियार कर जाएगा। उसकी आंखों के सामने अपनी बूढ़ी माँ की शक्ल बार बार घूमने लगती। बेचारी औरत, क्या उसे अब पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। मिसेस फ्लोबी का चेहरा गम और अंदोह से मुरझा गया। चंद मिनट तक वो डॉक्टर की तरफ पलक झपकाए बगैर तकती रही, फिर बोली, डॉक्टर साहब, आप जो कुछ कहते हैं ठीक है। ऐसी कोई सूरत निकल सकती है कि मेरी माँ को पागल खाने भेजने की जरूरत ना पड़े। मैडम, मुझे अफसोस है कि ऐसा करना ही पड़ेगा। आप अपने दिल को मजबूत कीजिए। आपकी वालदा का मर्ज अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे का बाइस बन सकती है। यहाँ घर पर उनका इलाज नहीं हो सकेगा। मैंने खूब सोच समझकर यही फैसला किया है कि इन्हें दिमागी अमराज के अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए। मिसेस फ्लोबी की बड़ी बड़ी रोशन आंखों से आंसुओं के कतरे टपकने लगे। अपनी बूढ़ी वालदा की मोहब्बत से उनका दिल लबरेज हो गया। वो जानती थी कि पागल खाने में खा कितनी ही सहूलतें क्यों ना हो, मगर है तो वो एक कैद खाना। ये लोग उसकी वालदा को बगैर मारे ना छोड़ेंगे। डॉक्टर ने उसकी दिली तासुरात का अंदाजा चेहरे की कैफियत से लगाया। देखिए मिसेस फ्लोबी, मैं आपको सही मशवरा दे रहा हूँ। इस पर अमल करने से आप ही का फायदा है। इस पर अमल करने के लिए मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, और मैं क्या, कोई भी आप पर जबर नहीं करेगा। मामले के अच्छे या बुरे दोनों पहलुओं पर आप खुद गौर कर लीजिए। वालदा को आप घर पर रखना चाहती हैं तो नताइज की जिम्मेदारी भी आप पर होगी। अब मैं आपको सख्ती से हिदायत करता हूं कि मिसेस हंटन को दिन रात के किसी भी लम्हे में तनहा न छोड़ा जाए। मैं अपने मतब में जाते ही एक नर्स आपके घर भिजवा दूंगा। वो रात को मिसेस हंटन की निगरानी करेगी। इससे पहले मिसेस चार्टस आपके पास मौजूद ही हैं। वो बहुत होशियार नर्स है। डॉक्टर ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली, हैट पहनकर कुर्सी पर से बैग उठाया और कहने लगा, अब मैं चलता हूँ। अगर मैंने महसूस किया कि घर पर मिसेस हंटन की देखभाल में कोई खामी है तो मैं उन्हें अस्पताल भिजवा देने के इंतजामात करूंगा। डॉक्टर बर्लीफ के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसे हकीकतन मिसेस फ्लोबी पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी मासूम औरत, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 27 साल। उसकी शादी चंद साल पहले एक नौजवान फौजी पायलट से हुई थी। गुज़िश्ता साल वो एक हवाई हादसे में हलाक हो गया और उसकी बूढ़ी माँ ज़हनी आर्जे में मुब्तला हो गई है। डॉक्टर समझता था कि केस बहुत ही पुरस्कार और अजीब है और उसका इलाज सिवाय अस्पताल के और कहीं नहीं हो सकेगा, मगर मिसेस फ्लोबी अपनी माँ को अपने घर पे ही रखना चाहती थी। डॉक्टर ने अपनी कार में बैठकर जब इंजन स्टार्ट किया तो उसे सीढ़ियों पर मिसेस फ्लोबी खड़ी दिखाई दी। गम के मारे उसका खूबसूरत चेहरा मुरझाया हुआ था। मिसेस फ्लोबी ने अपना सफेद हाथ उठाकर डॉक्टर को सलाम किया और घर के अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में से गुजरते हुए उसने दीवार पर लगे घड़ियाल पर निगाह डाली। 11 बज रहे थे। उसने सोचा देर हो गई है, उसे बाजार भी जाना था। फिर उसे मैरी का ख्याल आया, ना मालूम वो उस वक्त कहाँ होगी। उसका स्कूल पीर से पहले नहीं खुलेगा। वो बागीचे की तरफ खुलने वाले दरवाजे में खड़ी होकर इधर उधर झांकने लगी। मैरी, मैरी, कहाँ हो तुम? बावर्ची खाने का दरवाजा खुला और एक खादमा बाहर निकली। मेरा ख्याल है मैरी अपनी नानी के कमरे में होगी। मिसेस फ्लोबी ये सुनते ही दौड़ती हुई अपनी वालिदा के कमरे की तरफ गई। मिसेस हंटन का कमरा दूसरी मंजिल पर था। आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को खिड़की के करीब सोफे पर बैठा पाया। उसका चेहरा फूला हुआ जर्दी माइल था। उसके करीब ही नन्ही मैरी बैठी तस्वीरों का एल्बम देख रही थी। मिसेस हंटन की आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें से सुर्ख डोरे कसरत से नजर आते थे। जब वो अपनी निगाह उठाकर किसी की तरफ देखती तो उनमें खून की सुर्खी और गहरी हो जाती। यही वजह थी कि नर्स चार्टस हमेशा आंखें झुकाकर बात किया करती थी। देखिए नानी अम्मा, ये तस्वीर कितनी अच्छी है, मैरी ने बुढ़िया से कहा। हाँ बेटी, बहुत अच्छी है, मिसेस हंटन ने जवाब दिया। मिसेस फ्लोबी के कमरे में दाखिल होने की आहट पाते ही बुढ़िया ने अपना भारी सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और सख्त लहजे में बोली, तुम मैरी को लेने आई हो? मिसेस फ्लोबी ने नर्म आवाज में जवाब दिया, अम्मा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मैरी मेरे साथ जाएगी। तुम्हारे लिए बाजार से कुछ लाना हो तो लेती आऊंगी। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मिसेस हंटन ने कहा। नर्स चार्टस से पूछ लो, शायद उसे कुछ मंगवाना हो। नर्स चार्टस एक गोशे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अपना नाम सुनकर चौंकी। नहीं मिसेस हंटन, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं, आप नाश्ता तो कर ही चुकी हैं। ये सुनकर मिसेस फ्लोबी ने मैरी से कहा, जाओ जल्दी से कोट पहनकर बाजार चलने की तैयारी करो, मैं वहीं हॉल कमरे में आ रही हूँ। और देखो तुम्हारे हाथ किस कदर मैले हैं, उन्हें साबुन से अच्छी तरह धो लेना। जाओ, शाबाश। 5 साला फूल सी बच्ची खुशी खुशी उठी और दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। मिसेस हंटन ने अपनी नवासी को बाहर जाते देखा तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। फिर उसके मोटे मोटे ढलके हुए लबों पर तबस्सुम की एक मकरू लहर उभर आई। वो मिसेस फ्लोबी की तरफ रुख करके कहने लगी, हाँ अब बताओ कि वो उल्लू का पट्टा डॉक्टर तुम्हें क्या पट्टी पढ़ाता रहा था। वो कहता होगा कि बुढ़िया पागल हो गई है, उसे वहीं पागल खाने भेज दो।
फिर उसने डॉक्टर को मुगल्लिज़ात सुनाना शुरू कर दी। अम्मा तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो, मिसेस फ्लोबी ने नरमी से बुढ़िया को समझाया। डॉक्टर बर्लीफ तो बेचारा बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है, वो तो तुम्हारी तारीफ किए नहीं थकता। अब भी मुझसे यही कह रहा था कि अम्मा चंद ही रोज में ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ आराम और ग़िज़ा की जरूरत है। वो आपके लिए एक खास दवा तजवीज़ कर रहा है। आपकी खिदमत के लिए एक और नर्स का भी इंतजाम कर दिया है ताकि बेचारी चार्टस को भी थोड़ी फुर्सत मिल जाए। मैं सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ, बुढ़िया ने गुर्रा कर कहा। डॉक्टर चाहता है कि मुझे किसी वक्त भी तन्हा ना छोड़ा जाए। अब एक और नर्स मुझ पर मुसल्लत की जा रही है। मैं ये बेहूदगी हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कान खोलकर सुन लो, क्या तुम सब लोग मुझे मुजरिम या कोई पागल समझते हो? ये कहते कहते मिसेस हंटन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आंखों की पुतलियां खौफनाक अंदाज में फैल गईं, गर्दन अकड़ गई और सांस जोर जोर से चलने लगी। उसके मुंह के किनारों से झाग नमूदार हुए और फिर राल थोड़ी तक बह गई। उस मौके पर नर्स चार्टस ने मुदाखलत की। मिसेस फ्लोबी को आंख से बाहर जाने का इशारा करते हुए बोली, मिसेस हंटन इसमें खफा होने की क्या बात है? आपको पागल समझने वाले खुद पागल हैं। तू चुप रह शरीर औरत, बुढ़िया चिल्लाई। तुम सब ने मेरे खिलाफ साजिश कर रखी है। अम्मा ये तुम क्या कह रही हो? मिसेस फ्लोबी कहने लगी। क्या हम तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाएंगे? तुम्हें ऐसी फजूल बातें नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मैरी इंतजार कर रही होगी। जाओ जाओ, उसे भी अपने साथ ले जाओ। तुम तो हमेशा यही चाहती हो कि मैरी मेरे करीब ना आए। मिसेस हंटन की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। अब उसका बदन थरथर कांप रहा था। वो सोफे से उठी और कमरे में बेकरारी के साथ टहलने लगी। वो गधा डॉक्टर मेरे लिए खास ग़िज़ा बना रहा है। चोर है वो, बेवकूफ। भला ये ग़िज़ा क्या होगी? फिर वो तंज़ी अंदाज में कहने लगी, तुम मेहरबानी करके मुझे बताओ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारे लिए ग़िज़ा आसमान से आएगी क्या? यही दूध, अंडे और गोश्त ही हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि अम्मा को कच्चा गोश्त खाने ना दो, जरा भून दिया करो और चाय भी ज्यादा ना पीने दिया करो। मिसेस हंटन ने एक दो हथड़ अपने सीने पर मारे और चीख कर बोली, अच्छा तो उस कमबख्त ने मेरी चाय भी बंद करा दी। उसके बाद मुगल्लिज़ात का एक सैलाब उसके मुंह से उबल पड़ा। मिसेस फ्लोबी ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और सीढ़ियां उतरकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहां नन्ही मैरी सुर्ख रंग का कोट और सियाह जुराबें पहने बाजार जाने के लिए तैयार खड़ी थी। माँ को देखते ही बोली, अम्मी आपने बहुत देर लगा दी, हम अब तक बाजार में पहुंच चुके होते। इधर मिसेस हंटन का ग़ैज़ो ग़ज़ब बढ़ता ही जा रहा था। नर्स चार्टर के हाथ पैर फूल रहे थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि इस शैतान की खाला का गुस्सा किस तरह ठंडा किया जाए। वो दिली दिल में डॉक्टर बर्लीफ को कोस रही थी कि कहाँ पागलों में लाकर फंसा दिया। उसे बुढ़िया से बहुत डर लगता था। वो जब भी मिसेस हंटन का चेहरा देखती, दहशत से उसका जिस्म कांप उठता। बहरहाल उसने इस अमर पर गौर किया कि आखिर ये क्या बात है, मगर इस मामले का कोई हल ना मिल सका। उसे इत्मीनान था कि एक और नर्स रात की ड्यूटी के लिए आ रही है। फिर उसे नन्ही मैरी का ख्याल आया कि किस कदर मासूम और प्यारी बच्ची है, उसे इस पागल बुढ़िया के पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मिसेस फ्लोबी से कहेगी कि मैरी को इस कमरे में आने से मना कर दें। क्या पता किस वक्त बुढ़िया पागल हो जाए और उसका गला दबा दे। मिसेस हंटन ने जब लात मारकर कुर्सी पीछे लुढ़काई तो मिसेस चार्टर्स अपने ख्यालात से चौंकी। बुढ़िया पर काबू पाने का आखिरी हरबा उसके पास था, जिसे वो कई बार आजमा चुकी थी। मिसेस हंटन बस आप गुस्सा थूक दीजिए, वरना मैं आपके नाश्ते का गोश्त कम कर दूंगी। ये सुनते ही बुढ़िया के चेहरे की बिगड़ी हुई कमानियां असल हालत में आ गईं। उसे नफरत से मुंह सुकेड़कर नर्स की तरफ घूरा और चुपचाप करके कुर्सी पर बैठ गई। फिर उसने स्वेटर बुनने की तीलियां उठाई और ऊन का गोला अपने करीब रख लिया और स्वेटर बुनने में मसरूफ हो गई। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और डॉक्टर बर्लीफ ने वादे के मुताबिक रात की ड्यूटी के लिए एक नर्स मिसेस फ्लोबी के घर भिजवा दी। उसका नाम फ्लोरा मैकब्राइड था। वो खासी फैशनेबल और मोटी ताजी थी। दूर से देखने पर औरत के बजाय हमेशा मर्द नजर आती थी। उसकी चाल ढाल और आवाज में भी मर्दानापन झलकता था। मिसेस हंटन ने नई नर्स की आमद का कोई नोटिस ना लिया। ये बात निहायत ही गैर मामूली थी, इसलिए मिसेस फ्लोबी और मिसेस चार्टर्स दोनों को अचंबा हुआ। नई नर्स जिस रोज आई थी उस रोज के बाद फिर कभी मिसेस हंटन ने हंगामा बर्पा नहीं किया। बस अपने कमरे में सोफे पर चुपचाप बैठी आतिशदान में भड़कते हुए शोलों को देखती रहती। उससे कोई बात कही जाती या पूछी जाती तो कोई जवाब ना देती। कभी कभी मुस्कुरा देती या मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगती। अलबत्ता दो एक बार उसने नर्सों से सिर्फ इतना पूछा कि डॉक्टर बर्लीफ उसके लिए कोई नई ग़िज़ा बना रहा है, या एक मर्तबा जब उसके सामने उबला हुआ गोश्त लाया गया तो उसने प्लेट उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दी और चीख चीख कर कहने लगी, तुम लोग मुझे भूखा मारने पर तुले हो, मैं कच्चा गोश्त खाती हूँ, कच्चा गोश्त। कच्चे गोश्त पर उसने इस तरह दांत कचकचाए और उसका चेहरे का अंदाज इस कदर भयानक हो गया कि चार्टर्स लरस गई और उसे यूं महसूस हुआ कि मिसेस हंटन उसे भी कच्चा चबा जाएगी। उसने ये वाकया डॉक्टर बर्लीफ को सुनाया तो उसके चेहरे पर भी तशवीश की गहरी अलामात नमूदार हुई। चंद लम्हे वो कुछ सोचता रहा, फिर मिसेस फ्लोबी से कहने लगा,
میڈم میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے. آپ کی والدہ اگر زیادہ دن گھر میں رہیں تو ضرور کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. آپ انہیں اسپتال بھیج دینے کا فیصلہ کر دیجئے. مسز فلوبی کا دل اب بھی اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنے کو نہیں چاہتا تھا، مگر ڈاکٹر کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اسے ہاں کرنی پڑی. رات کا وقت تھا. ڈاکٹر برلیف اور مسز فلوبی کمرے میں بیٹھے اس مسئلے پر سوچ بچار کر رہے تھے کہ نرس چارٹرز دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. اس کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے. چہرے کا رنگ فرط دہشت سے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید تھا. وہ آتے ہی چلائی، مسز فلوبی خدا کے واسطے اس پاگل بڑھیا کو اب گھر میں نہ رکھیے، ورنہ ہم میں سے ایک آدھ کی جان جاتی رہے گی. یا اگر آپ اسے اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی تو مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے گھر جاتی ہوں. کیا بات ہے، کھل کر بیان کرو. ڈاکٹر برلیف مضطرب ہو کر کرسی سے اٹھا. کیا بتاؤں، ایسا اندھیر کہیں دیکھا نہ سنا. چارٹرز اپنے حواس درست کرتے ہوئے بولی. میں ابھی ابھی کھانا لے کر مسز ہنٹن کے کمرے میں گئی تو بلی کا خون پی رہی تھی. اف خدایا، تو ہی رحم کرنے والا ہے. انہوں نے پالتو بلی کا گلا کاٹ ڈالا اور خون کے دھبے کمرے میں بچھے ہوئے کارپیٹ پر موجود ہیں. آپ خود چل کر دیکھ لیجئے. مسز ہنٹن کے ہاتھ اور منہ خون میں لت پت ہیں. میں تو اب قیامت تک اس کمرے میں نہیں جاؤں گی. ڈاکٹر برلیف اور مسز فلوبی دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. ڈاکٹر برلیف کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا. اس کے ہونٹ سختی سے بھچے ہوئے تھے. کمرے میں چند منٹ تک موت کی سی خاموشی طاری رہی. آخر ڈاکٹر نے گمبھیر لہجے میں کہا، مسز فلوبی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی والدہ کو لازماً یہاں سے جانا پڑے گا. اگر آپ مزاحمت کریں گی تو میں پولیس کی امداد حاصل کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا. میں اب جاتا ہوں. انتظامات کرنے میں چند روز لگیں گے. اور پھر غور سے سن لیجئے کہ اپنی والدہ کا کمرہ باہر سے مقفل کر دیجئے اور کوئی شخص بلا ضرورت وہاں نہ جائے. خاص طور پر اپنی بچی کو تو ادھر بالکل نہ بھیجیں. مسز فلوبی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو تک رہی تھی. اس کا جسم اس طرح سے ساکت اور جامد تھا جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو. پھر وہ زار زار رونے لگی اور ڈاکٹر نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، دیکھیے، رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا. میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کیجئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی والدہ وہاں سے صحت مند ہو کر لوٹیں گی. میرا خیال ہے کہ منگل تک انہیں وہاں داخل کرانے کا انتظام ہو جائے گا. دوسرے روز صبح جب مسز فلوبی اپنی والدہ کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بڑھیا پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھی ہے. آہٹ سن کر اس نے گردن گھمائی اور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہی بولی، بلی کو میں نے مارا ہے. ہاں، میں نے مارا ہے. خوب کان کھول کر سن لو، میں اس طرح نہیں مروں گی. میں تمہارا اور تمہارے ڈاکٹر کا خون پیوں گی. میں پیاسی ہوں، مجھے خون چاہیے، تازہ اور سرخ خون، خواہ وہ کسی کا ہو. میرا جسم کمزور ہے اور مجھے غذا چاہیے. مسز فلوبی نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی ماں کو ڈانٹا کیونکہ ان کی آواز کپکپا رہی تھی. اماں، خاموش رہو، لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے. میں تمہیں گھر پر ہی رکھنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اپنے پاگل ہونے کا خود اعلان کر دیا ہے. اگر تم نے یہی حرکتیں جاری رکھی تو میں کل ہی تمہیں پاگل خانے بھجوا دوں گی. مسز ہنٹن کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے. بڑی بڑی آنکھوں کے سرخ ڈورے گہرے ہو گئے جیسے ان میں دفتن خون اتر آیا ہو. ایک منٹ تک وہ اپنی بیٹی کو گھورتی رہی، پھر بولی، تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ تم میری بیٹی ہو. تم ہی نے میری کو میرے پاس آنے سے روکا ہے. میں تمہیں بھی بلی کی طرح مار ڈالوں گی. ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ ایک دم صوفے پر سے اٹھی اور مسز فلوبی پر جھپٹی. اس کے ہاتھ میں توس کاٹنے والی لمبی چھری تھی اور اس سے پہلے کہ بدنصیب عورت سنبھل سکے، چھری اس کے بازو میں اتر گئی. خون کا فوارہ سا ابل پڑا. مسز فلوبی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہیں تیورا کر گر پڑی. اس اثنا میں مسز ہنٹن نہایت وحشیانہ انداز میں اپنی بیٹی کے بازو سے نکلتا ہوا خون چاٹ رہی تھی. فرش پر، قالین پر، مسز فلوبی کے کپڑوں پر خون جس جس جگہ بھی گرا تھا، مسز ہنٹن نے اسے وہیں سے چاٹ لیا. عین اس وقت مسز فلوبی کی چیخ سن کر خانسامہ اور نرس چارٹرز دونوں دوڑے ہوئے آئے اور یہ دل دہلانے والا منظر دیکھا تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے. پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ مسز ہنٹن نے اپنی بیٹی کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن جب مسز فلوبی نے آنکھ کھولی تو انہیں اطمینان ہوا. بوڑھا خانسامہ ذرا جیدار آدمی تھا. اس نے مسز ہنٹن کو دھکا دے کر پرے کیا اور جلدی سے مسز فلوبی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا. اتنے میں نرس چارٹرز کمرے کا دروازہ مقفل کر چکی تھی. اندر سے مسز ہنٹن کے قہقہوں کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی. منگل کے روز صبح سویرے ڈاکٹر برلیف نے فون پر مسز فلوبی کو اطلاع دی کہ اسپتال میں مسز ہنٹن کے داخلے کا بندوبست ہو گیا ہے اور وہ گاڑی لے کر آ رہا ہے. اس دوران میں مسز ہنٹن کے ساتھ جانے والا سامان تیار کر لیا جائے. اس خبر سے گھر میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی. دونوں نرسیں اور خانسامہ خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ یہ خونی بلا ان کے سر سے ٹل رہی ہے. البتہ مسز فلوبی اداس تھیں اور نامعلوم کیوں ان کا دل آپ ہی آپ بیٹھے جا رہا تھا. آخر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور مسز ہنٹن کے کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں سوٹ کیس میں بھرنے لگی. مسز ہنٹن اپنے کمرے میں بند تھی.
दरवाजे पर मोटा सा कुफुल लगा था और दोनों नर्सें कमरे के बाहर हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थी। मोटी नर्स मैकब्राइड कह रही थी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी ड्यूटी आज खत्म हुई। ये मुलाजमत मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसी खौफनाक और आदमखोर औरत का यहाँ रखना किसी भी तरह सही नहीं था। ना मालूम कब हमला कर दे। अब देख लो कि अपनी हकीकी बेटी का खून चूसने लगी। भला वो हमें कैसे छोड़ देती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शाम को आऊंगी। इतने में खानसामा ऊपर आया और चाटस से कहने लगा, कोई साहब आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। नाम बताया उन्होंने? जी नहीं, वो कहते हैं कि नाम नहीं बताया जा सकता, बस 2 मिनट के लिए फोन सुन लीजिए। खुदा जाने कौन है, चार्टस ने कहा और खानसामा के साथ सीढ़ियां उतरकर निचली मंजिल में जाने लगी। उसके जाने के बाद मैकब्राइड ने मुड़कर मिसेस हंटन के कमरे की तरफ देखा। दरवाजे पर भारी कुफुल देखकर वो खिलखिलाकर हंसी। फिर उसने तमस्खुराना अंदाज में कहा, अच्छा बड़ी भी, हम तो चले, तुम जाओ पागल खाने, खुदा हाफिज। जवाब में उसने मिसेस हंटन की करख्त आवाज सुनी और फिर शर्मनाक गालियों की एक बौछार शुरू हो गई। मैकब्राइड वहां से भागी। मिसेस हंटन भूखी शेरनी की मानंद कमरे में बिलबिलाती रही। फिर उसने कमरे की शुमाली खिड़की के शीशे में से बाहर झांका। नीचे बागीचे में नन्ही मैरी अपनी साइकिल चला रही थी। मैरी को देखकर मिसेस हंटन के लबों पर शैतानी तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने उंगलियों से शीशा बजाया। खट खट की आवाज सुनकर बच्ची ने जरा ऊपर देखा, जहां उसकी नानी शीशे में से झांक रही थी। मिसेस हंटन ने हाथ हिलाया और ऊपर आने का इशारा किया। मैरी ने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और मकान के अंदर भागी। उसका नन्हा सा दिल अपनी बूढ़ी नानी की मोहब्बत से लबरेज हो गया। वो सोच रही थी, बेचारी नानी अम्मा को न जाने क्यों बंद करके रखा हुआ है। ये सब लोग क्यों उनके दुश्मन हो रहे हैं। अब तो अम्मी भी उनके कमरे में नहीं जाती। उन्होंने नानी अम्मा को कमरे में कैद कर रखा है। नर्स चार्टस भी बेपरवाह हो गई है। जरूर इस वक्त नानी अम्मा को भूख लग रही होगी। वो सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ती हुई जब मिसेस हंटन के कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो बाहर ताला लगा हुआ था। उसने आहिस्ता से पुकार कर पूछा, नानी अम्मा, दरवाजे पर तो ताला लगा है, मैं अंदर कैसे आऊं? फिर मिसेस हंटन की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी, प्यारी बच्ची, दौड़ कर जा, चाबी तेरी माँ के कमरे में कहीं रखी होगी। मैं आज चली जाऊंगी, बस एक बार तुझे प्यार तो कर लूं। ये सुनकर नन्ही मैरी को अपनी नानी पर बड़ा तरस आया। वो एक बार फिर नीचे भागी। अपनी माँ के कमरे में ताक पर रखी हुई चाबी उसे फौरन नजर आ गई। इस भाग दौड़ में उसका सांस फूल गया था, मगर नानी से मुलाकात के इश्तियाक में वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। हाथ में चाबी सख्ती से पकड़े हुए वो फिर ऊपर आ गई। उसके कदमों की आहट सीढ़ियों पर सुनकर अंदर से मिसेस हंटन ने कहा, चाबी मिल गई, बस अब जल्दी से ताला खोल कर अंदर आ जाओ। शाबाश मेरी प्यारी बच्ची। मासूम बच्ची ने ताला खोला और कमरे में दाखिल हो गई और फौरन मिसेस हंटन ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नानी अम्मा, आज तुम जा रही हो, बच्ची ने ऊंची आवाज में कहा। इश, खामोश, इतना शोर न मचाओ। मिसेस हंटन की आंखें चमकने लगी और चेहरे पर मद्दोजहर की सी कैफियत नमूदार हो गई। वो बच्ची का गला गौर से देख रही थी। फिर बोली, बेटी मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए तुम ऊंची आवाज से बात न करना। आओ इधर मेरे पास। बुढ़िया ने बच्ची का बाजू सख्ती से पकड़ लिया और घसीट कर उसे अपने सोफे के करीब ले गई। नानी के अजीब व गरीब रवैये से मैरी के दिल पर दहशत सी छा गई। वो हैरान थी कि नानी अम्मा को क्या हो गया है। उनकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं, वो इस तरह क्यों घूरे जा रही हैं। बच्ची ने घबरा कर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर मिसेस हंटन ने उसे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया। यहाँ चुपचाप बैठ जाओ, खबरदार जो जरा सी आवाज भी निकाली। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज मौका मिल गया है। बेटी, तुम जानती हो कि मैं बीमार और बूढ़ी औरत हूँ और अब डॉक्टर मुझे पागल खाने भिजवा रहा है। तुम कभी पागल खाने नहीं गई, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि वहाँ इंसानों के साथ क्या सलूक होता है। डॉक्टर बरलीफ मुझे पागल समझता है, मगर मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ बीमार हूँ और मुझे सिर्फ खुराक की जरूरत है, ताकतवर खुराक। बच्ची सहमे हुए कबूतर की मानंद सोफे पर दुबकी बैठी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि नानी अम्मा क्या कह रही हैं। मिसेस हंटन ने फिर बच्ची के जिस्म को यूं टटोलना शुरू कर दिया जैसे ज़िबा करने से पहले कसाई बकरे को टटोलता है। अजीज बच्ची, क्या तुम्हें अपनी बूढ़ी नानी से मोहब्बत नहीं है? मिसेस हंटन ने मैरी से पूछा। हाँ नानी अम्मा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, बच्ची ने मासूमाना लहजे में जवाब दिया। नहीं बच्ची, अभी न जाओ। क्या तुम बूढ़ी नानी की मदद ना करोगी? मुझे डर है कि कहीं वो दोनों नर्सें ना आ जाएं। नानी अम्मा, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैरी ने हैरान होकर पूछा। मेरी बेटी, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ, और तुम्हारे पास इस चीज का खजाना मौजूद है। नानी अम्मा, मुझे डर लग रहा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे जाने दीजिए। नहीं, हरगिज नहीं। मिसेस हंटन की आंखों से खून बरसने लगा। मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। आज जी भरकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। आओ मेरे करीब आओ, मुझे तुम्हारा खून चाहिए, सिर्फ एक प्याला, उसके बाद तुम बाहर चली जाना।
ये सुनकर बच्ची के मुंह से हल्की सी चीख निकली और वो जोर से चिल्लाई, नानी अम्मा मुझे जाने दो। इसके साथ ही उसने रोना शुरू कर दिया। चुप रहे शैतान लड़की। मिसेस हंटन ने दोनों हाथों से उसका गला पकड़ लिया। चल इधर आ, तुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लड़की को घसीटती हुई वो लंबी मेज के करीब ले गई जिसके किनारे पर एक छुरी पड़ी थी। मिसेस हंटन ने छुरी उठाई। लड़की खौफजदा नजरों से छुरी को तक रही थी और दहशत से उसका सारा जिस्म कांप रहा था। आखिरी बार उसने जोर से चीख मारी। मिसेस हंटन का चेहरा गुस्से से स्याह पड़ गया और वो धाड़ी, चुप हो जाओ बेवकूफ लड़की, वरना अभी तेरा गला काट दूंगी। लड़की सहम कर चुप हो गई, लेकिन आंसुओं के नन्हे नन्हे कतरे मुसलसल उसके गालों पर बह रहे थे। मिसेस हंटन को गाफिल पाकर वो एकदम दरवाजे की तरफ भागी और छोटे छोटे हाथों से कुंडी खोलने की कोशिश की। कुंडी न खुली तो दरवाजा पीटने लगी, मगर दूसरे लम्हे पागल बुढ़िया उस पर झपटी, उसके सर के बाल पकड़ लिए और फिर उसे सोफे पर सीधा लिटा दिया। छुरी मिसेस हंटन के दाएं हाथ में थी जो वो आहिस्ता आहिस्ता लड़की की गर्दन के करीब ला रही थी। मासूम बच्ची बेख्तियार चिल्लाई, अम्मी अम्मी, नर्स, अम्मी मुझे बचाओ। मिसेस हंटन ने एक लम्हे तवक्कुफ किया और फिर छुरी लड़की की शहरक पर रख दी। नर्स चार्टर्स ने जब रिसीवर उठाया तो डॉक्टर बर्लीफ की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, मिस चार्टर्स, मैंने महज इस वजह से फोन किया है कि सिर्फ आज के लिए मिसेस हंटन को घर में रख लीजिए। अस्पताल में उनका दाखिला अब कल सुबह होगा। मैं खुद सुबह आ जाऊंगा। मिसेस फिलोबी को मुत्तला कर दीजिएगा। मैं खुद उनसे कहता, मगर इसलिए न कहा कि वो बहुत कमजोर दिल की हैं, जरा जरा सी बात पर रो पड़ती हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। चार्टर्स डॉक्टर बर्लीफ का पैगाम लेकर मिसेस फिलोबी को ढूंढने निकली तो वो हॉल कमरे में खड़ी थी। जब वो दोनों ड्राइंग रूम से गुजर रही थी तो उन्होंने ऊपर की मंजिल से चीखों की आवाजें सुनी। वो दोनों ठिठक कर रुक गईं। चीख एक मर्तबा फिर उभरी और उन्होंने मैरी की आवाज को पहचान लिया। आवाज मिसेस हंटन के कमरे से आई थी। दोनों औरतें बदआवाज होकर चीखती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। खानसामा भी उनके पीछे पीछे गया। मिसेस हंटन के कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। उन्होंने दरवाजा जोर जोर से पीटा, मगर कोई जवाब न आया। कमरे में मौत की सी खामोशी तारी थी। मिसेस हंटन, दरवाजा खोलो, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। नर्स चार्टर्स हलक फाड़कर चिल्लाई। फिर खानसामा ने अपनी भारी आवाज में कई मर्तबा मिसेस हंटन को पुकारा, मगर जवाब नदारत। मिसेस फ्लोबी का जिस्म खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। आने वाहिद में उनकी हालत में इतना अजीम तगय्युर रौनमा हुआ कि वो बरसों की मरीज मालूम होने लगी। उसने कपकपाते हुए होठों के साथ खुद आवाज देना चाहिए, मगर हलक से आवाज न निकली। फिर उसने खानसामा को इशारा किया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, मिसेस हंटन, अगर तुम कुंडी नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। 1 मिनट तक तीनों खामोश खड़े रहे। इस मर्तबा उन्होंने कमरे में किसी के हरकत करने की हल्की सी आहट भी सुनी और तब खानसामा थॉमस ने पूरी कुव्वत से दरवाजे को धक्का दिया। मिस चार्टर्स ने उसकी मदद की। जबरदस्त जद्दोजहद और लगातार जोर आजमाई के बाद लकड़ी का दरवाजा चरचराया और पुरशोर आवाज के साथ खुल लिया। मैरी की लाश सोफे पर पड़ी थी। उसका गला दोनों कानों की लो तक कट चुका था। कमरे में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मिसेस हंटन के दाएं हाथ में छुरी थी और वो अपनी नवासी की लाश पर झुकी निहायत वहशियाना अंदाज में खून चाट रही थी।